हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे और अपने घर पे सेफ होंगे। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में हमने बात की थी। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी के अंदर हमने एटॉमिक प्रॉपर्टी को पढ़ा था और कोवलेंट एटॉमिक प्रॉपर्टी के अंदर हमने एटॉमिक रेडियाई और कोवलेंट रेडियाई क्या होता है उसके बारे में मैंने बात की थी। और उसका ट्रेंड भी मैंने थोड़ा सा समझाया था आपको कि लेफ्ट से राइट जाने पर क्या ट्रेंड वेरी करता है, टॉप टू बॉटम आने पर क्या ट्रेंड वेरी करता है। इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको बात की थी। ठीक है, आज जो उसी से रिलेटेड चीजें हैं जो थोड़ी सी एनटीएससी के लिए थोड़ी सी जरूरी हो जाती हैं। ठीक है, तो उन टर्म के बारे में भी मैं आज थोड़ी सी नेक्स्ट क्लास अभी इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे अभी। ठीक है, तो इसमें अपने पास में आप जो नेक्स्ट जो रेडियाई अपने पास में टाइप्स ऑफ रेडियाई में बात कर रहा था। रेडियाई जो टर्म है ना, एक तो एटम की नेचर पे और एक बॉन्डिंग की नेचर के ऊपर भी क्या करता है, रेडियाई का नेचर डिपेंड करता है। समझे। तो हम जो अब नेक्स्ट जो बात कर रहा हूं वो अपने पास में है यहां पर क्या, वांडर वाल रेडियस। ठीक है, वांडर वाल रेडियस क्या होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्या कहता है कि सर यहां पर हमारे पास में दो नॉन बॉन्डेड कोवलेंट कंपाउंड हम लेते हैं। दो नॉन बॉन्डेड कोवलेंट कंपाउंड मतलब अगर मैं Cl और एक दूसरा Cl, तो इनको मैं एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लूंगा। कैसे, बस ये कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड है। ठीक है, एक Cl अपने पास में है, कैसा है, ये कोवलेंट बॉन्डेड है। ऐसे मैं क्या करूंगा, ये दूसरा मैंने Cl, ये वाला ये फर्स्ट है, ये सेकंड वाला Cl मैंने ले लिया। ठीक है, ठीक है, ये दूसरा Cl अपने पास में है। समझ गए मेरी बात को। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि ये जो दोनों की टर्म का ये हम अगर बात करें तो मैंने Cl इंडिकेट कर दिया, ये हो गया इनका दोनों का न्यूक्लियस। तो ये कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड हो गया। बस सर क्या क्या है मेरे पास में, ये कैसा कंपाउंड है, कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड। ठीक है, ठीक है, क्लोरीन जो होता है कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड आपके पास में है। ठीक है, तो मैंने दो कोवलेंट बॉन्डेड कंपोनेंट के अगर मैं बात करूं तो उन दोनों नॉन बॉन्डेड कंपोनेंट, अब क्या कहने का मतलब क्या हो गया कि मैंने एक कोवलेंट कंपाउंड ले लिया, एक ये ले लिया। अब उन दो कोवलेंट कंपोनेंट को आपस में नहीं जोड़ना। तो मैंने क्या कहा कि दो नॉन बॉन्डेड कोवलेंट कंपाउंड इन बिटवीन डिफरेंस, ये कोवलेंट कंपाउंड, ये कोवलेंट कंपाउंड, और ये दोनों आपस में कैसे हैं, नॉन बॉन्डेड है, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना। तो दो नॉन बॉन्डेड कोवलेंट कंपाउंड के बीच का ये जो डिस्टेंस है, देख क्या डिस्टेंस, ये कोवलेंट कंपाउंड, ये भी कोवलेंट कंपाउंड, ये इन बिटवीन क्या है, ये इन बिटवीन डिस्टेंस है। तो इस इन बिटवीन डिस्टेंस का टोटल हो गया ना, दो नॉन बॉन्डेड कोवलेंट कंपाउंड के बीच का जो हाफ डिस्टेंस है, मतलब इन दोनों के बीच का ये हाफ हो गया। ये जो हाफ डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, इट्स कॉल्ड वांडर वाल रेडियस कहलाता है। समझे मेरी बात को, दोबारा समझाता हूं। आप क्या लोगे, दो कोवलेंट बॉन्डेड वाले कंपाउंड लेंगे, आप कंपोनेंट आप लेंगे, उन दोनों कोवलेंट बॉन्डेड कंपोनेंट को एक दूसरे के नजदीक लाना है, बट वो दोनों आपस में जुड़ने नहीं चाहिए। मतलब वो दोनों कैसे होंगे, नॉन बॉन्डेड होंगे। ठीक है, तो दो नॉन बॉन्डेड कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनके न्यूक्लियस का ये जो हाफ डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इस हाफ डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वांडर वाल रेडियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वांडर वाल रेडियाई के नाम से जानते हैं। तो आई होप चीजें यहां पर क्लियर हो गई होंगी। और वांडर वाल रेडियाई जब अब हम वेरी करवाते हैं तो उस दौरान उसमें अपने को ऑलरेडी दो रेडियाई क्या होती है, प्रेजेंस होती है। एक दो एटम के मिलने से बना हुआ है, तो ये यहां पर ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस आउटर मोस्ट का, ये डिस्टेंस तो क्या कहलाता है, यहां पर एटॉमिक रेडियाई कहलाता है। समझे मेरी बात को। और जब इन दो एटम आपस में जुड़ेंगे तो शेयरिंग होगी, तो शेयरिंग से ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक वाला, तो ये पूरा कंपाउंड कैसा हो गया, कोवलेंट हो गया। और इस कोवलेंट कंपोनेंट के बीच का ये जो हाफ डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, यहां पर कोवलेंट रेडियाई कहलाता है। समझे। तो दो रेडियाई ऑलरेडी इसमें क्या है, प्रेजेंस है,
तीसरी हमने वान डेर वाल रेडियस हमने क्या कर ली इसके अंदर फाइंड आउट कर ली। तो ये एटम भी, ये भी कौन है, ये भी Cl2 है और ये भी Cl2, और दोनों कंपाउंड कैसे हैं, कोवेलेंट कंपाउंड है। तो आई होप चीजें यहां तक आपको क्लियर हो गई होंगी। यहां तक चीजें अगर दिक्कत है तो आप मुझे बताओ, ठीक है। देखो इसको एक बार अपने पास में, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट जो रेडियस अपने पास में है वो है, डायग्राम से चीजें समझिएगा, ठीक है। दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल ले लेंगे, दोनों को आपस में नजदीक लेके आएंगे, बॉन्ड नहीं बनाएंगे, नियर बाय लेके आएंगे, मतलब दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में नॉन बॉन्डेड होंगे। दोनों के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस वो निकाल लेंगे, उस डिस्टेंस को आधा कर लेंगे, आधा डिस्टेंस क्या कहलाता है, वान डेर वाल कहलाता है, ठीक है। दूसरा अपने पास में नेक्स्ट रेडियाई है मेटेलिक रेडियाई। मेटेलिक रेडियाई नाम से पता लग रहा है, मतलब मेटेलिक रेडियस। तो मतलब इसके लिए क्या करेंगे कि मेरे पास में एक मेटेलिक क्रिस्टल है, ठीक है। उस मेटेलिक क्रिस्टल में क्या प्रेजेंस है, मेटल है, प्रेजेंस है, ठीक है। मेटल, या हम उनको मेटल एलिमेंट के नाम से भी हम उनको जान सकते हैं, कहने का मतलब ये बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। मेटल या दो एटम है, मतलब एक मेटेलिक क्रिस्टल है, उस मेटेलिक क्रिस्टल में जो मेटल या एटम जो प्रेजेंट है वो भी कैसे, नेबरिंग एटम या एडजेसेंट एटम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस मेटेलिक क्रिस्टल के अंदर ये मेटल है, एक ये मेटल है, दूसरा ये मेटल है, समझ गए। दो मेटल आपने ले लिए, ठीक है, साइज को अपना इक्वल ही आएगा दोनों का, ठीक है। ये मेटेलिक रेडियस है, ठीक है। ये मेटल अपने पास में एक दूसरे के नेबरिंग या एडजेसेंट पे है, ये इन दोनों के बीच में न्यूक्लियस है। एडजेसेंट मतलब होता है टच, ठीक है। ये दोनों का क्या है अपने पास में, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये भी न्यूक्लियस, तो ये मेटल नंबर 1, ये मेटल नंबर क्या है 2, इन दोनों के बीच का न्यूक्लियस डिस्टेंस है। ये क्या अपने पास में, ये है न्यूक्लियस डिस्टेंस। दोनों एडजेसेंट मेटल के न्यूक्लियस के बीच के क्या हाफ जो डिस्टेंस है, दोनों जो मेटल अपने पास में, दोनों मेटल के न्यूक्लियस के बीच का जो हाफ डिस्टेंस है, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो हाफ डिस्टेंस है, ये हाफ डिस्टेंस क्या कहलाता है, इट्स कॉल्ड मेटेलिक रेडियाई, इट्स कॉल्ड मेटेलिक रेडियाई। दो, किसी भी मेटेलिक क्रिस्टल में दो मेटेलिक या मेटल जो एटम है उनके न्यूक्लियस के बीच का जो हाफ डिस्टेंस है, न्यूक्लियस के बीच का जो हाफ डिस्टेंस है, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस और उनके बीच का, फिर उस डिस्टेंस को हाफ कर लो आप, मतलब दो मेटेलिक एटम के न्यूक्लियस का हाफ जो डिस्टेंस होता है, मतलब ये जो डिस्टेंस है हाफ, ये देखो यहां से यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक पूरा है, और इसका फिर हाफ जो डिस्टेंस है, ये हाफ डिस्टेंस क्या कहलाता है, मेटेलिक रेडियस कहलाता है। मतलब किसी भी मेटेलिक एलिमेंट की अगर मेटेलिक रेडियस निकालनी है तो दो मेटल पकड़ो, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस देखो, उसको आधा कर लो, क्या कहलाएगा, मेटेलिक रेडियस, ठीक है। आई होप ये भी चीजें समझ में आ गई होगी। अब मैं बात किसकी करूं, अब मैं बात कर लेता हूं किसकी, नेक्स्ट अपने पास में है आयोनिक रेडियाई, ठीक है। आयोनिक रेडियाई देख लो अपने पास में क्या है, अब देखो नाम से पता लग रहा है आयोनिक रेडियाई, आयोनिक, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी आयन है, कोई आयन, तो आयन अपने पास में क्या है, हो सकता है कैटायन हो सकता है या एनायन। तो कैटायन या एनायन अगर मैं बात करूं तो मतलब किसी भी आयन, मतलब ये आयन है, ठीक है, जैसे एटम होता है वैसे आयन है। ये कोई आयन अपने पास में, इस आयन का ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ठीक है, समझे मेरी बात को, और ये उसका आउटर मोस्ट है, ठीक है। तो किसी भी आयनिक स्पीसीज के न्यूक्लियस और उसके आउटर मोस्ट के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, आयोनिक
रेडियाई कहलाता है। समझे? किसी भी आयनिक कंपोनेंट के अंदर न्यूक्लियस और उसके आउटर मोस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस क्या कहलाता है? आउटर मोस्ट जो सेल होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस जो होता है वो डिस्टेंस क्या कहलाता है? आयनिक रेडियाई कहलाता है। जैसे एटम था, एटम का सेम एक तरीके से सेम ही डिफाइन है, सिर्फ नाम बदला है। एटम की जगह पे हम क्या लेके आ गए? आयन। तो आयन की न्यूक्लियस उसके आउटर मोस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस क्या कहलाता है? यहाँ पर आयनिक रेडियाई कहलाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ मुझे आप। अब आप अच्छे से जानते हैं कि आयन जो होता है वो दो टाइप का होता है। आयन टू टाइप्स, कौन कौन सा? सर एक कैटायन, एक क्या है अपने पास में? एनायन। ठीक है, तो यहां एक चीज बताई गई, क्या बताई गई कि सर जो कैटायन होता है ना, तो कैटायन कब बनता है? जब कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन क्या करती है? लॉस करती है। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कैटायन। और एनायन कब बनता है? जब कोई स्पीशीज या कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो मतलब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और ये क्या बनता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो देखो, ये इसका पेरेंट एटम, ये इसकी आयनिक फॉर्म, ये इसका पेरेंट एटम, ये इसकी आयनिक फॉर्म। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि पेरेंट एटम और इस आयनिक फॉर्म के अंदर जो एटम है उन दोनों के अंदर अगर मैं रेडियाई गैप की अगर मैं बात करूं तो ये कहता है कि ए का जो रेडियाई है ना, ए का जो रेडियाई है वो ए प्लस से बड़ा होता है, और यहां कहता है कि बी का जो रेडियाई ना वो बी नेगेटिव से क्या होता है? छोटा होता है। समझे मेरी बात को? तो क्वेश्चन निकल के आ गया भाई, इसका पेरेंट एटम अपनी आयनिक फॉर्म से बड़ा है, बट उसका पेरेंट एटम अपनी आयनिक फॉर्म से छोटा होता है, उसकी रेडियाई कम होती है। उसके पीछे चीजें समझाता हूं, देखना। अब मैं यहां पर दो एग्जांपल लेता हूं। मुझसे एक अपने पास में है एग्जांपल, क्लोरीन ले लिया मैंने, तो कैटायन है तो क्लोरीन की बजाय सोडियम ले लिया, ये सोडियम, ये Na+। समझे मेरी बात को? ठीक है, अब इसमें दोनों के अंदर नंबर ऑफ क्या करें हम? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं दोनों के। इसमें इलेक्ट्रॉन 11, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 एक निकलने के बाद में। फिर बोला सर न्यूक्लियर चार्ज देखो इसका जो न्यूक्लियस में होता है, तो न्यूक्लियर चार्ज के अंदर कोई बदलाव नहीं होता, मतलब यहां पर ये भी प्लस का 11, यहां भी प्लस का 11। तो आप देखो, आप यहां तो चार्ज ऑफ रेशियो जो है वो सेम है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का। पर जब यहां अगर हम बात करते हैं तो आप देखो कि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है? जब इधर से इधर जाता है, मतलब अपने आप को आयनिक फॉर्म में चेंज करता है, तो उस दौरान इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इससे क्या होगा? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। और अट्रैक्शन अगर इंक्रीज होगा तो रेडियाई जो है वो क्या हो जाएगी सर? घट जाएगी। रेडियाई जो है वो क्या हो जाएगी सर? यहाँ पर घट जाएगी। मतलब समझे, कैटायन छोटा क्यों है पेरेंट एटम से? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में वहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बढ़ जाता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा, और साइज क्या हो जाएगी सर? घट जाएगी। वही चीज अगर मैं इसमें देखने की कोशिश करूं तो देखो आप, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया। तो अब देखो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, यहां कितने हैं? 17, यहां कितने हो गए? 18। न्यूक्लियर चार्ज की बात करूं तो वो तो प्लस का 17 है ना, देखो आप समझे मेरी बात को। तो यहां पर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में, यहां तो बैलेंस है दोनों में, पर यहां जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में क्या हो गया? न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो यहां क्या हो गया सर? डिक्रीज हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए सर? यहां पर इंक्रीज हो गया। इससे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीज हुआ। इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा? इंक्रीज होगा। किसके अंदर? सब सेल के अंदर। और इस वजह से इसकी साइज जो है, रेडियाई जो है वो भी क्या हो जाएगी सर? इंक्रीज हो जाएगी। समझे मेरी बात को? कैटायन
अपने पेरेंट से छोटा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तो अट्रैक्शन बढ़ रहा था। दूसरे में क्या कह रहा है कि सर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो साइज बड़ा है देन कंपेयर टू न्यूट्रल या पेरेंट एटम के कंपेयर में। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये है कि सर वहां पर भी इलेक्ट्रॉन जो है अब ज्यादा हो गए न्यूक्लियर चार्ज के रेस्पेक्ट में। और कहा एक ही सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज होता है, और सब सेल चार टाइप के होते हैं, एस, पी और डी और एफ। तो क्लोरीन में कहां बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन? पी में बढ़ेगा। पी में जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और पी का साइज छोटा होता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्रिएट होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्रिएट होने की वजह से वहां अट्रैक्शन तो घट जाएगा, समझे, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा तो साइज क्या हो जाएगी, वहां पर एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं, एक इफेक्ट में पढ़ाऊंगा, शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से रिपल्सन क्रिएट होगा, न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा, इसलिए एनायन बड़ा हो गया अपने पेरेंट एटम से, कैटायन छोटा हो गया अपने पेरेंट एटम से। तो ये बात करी हमने कैटायन और एनायन को लेकर के, टर्म को लेकर के बात की है, ठीक है। तो आई होप चीजें यहां तक आयनिक रेडियाई को लेकर चीजें समझ में आ गई होंगी। अब लास्ट टर्म, एक छोटा सा टर्म और अपने पास में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है। देखो भाई, लास्ट में उसको भी दिखा देता हूं मैं आपको। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है, ठीक है। देखो क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब, अगर क्या अपन बात करें तो सर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो नाम से पता लग रहा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक दो पार्ट से मिलके बना हुआ है, एक आइसो दूसरा इलेक्ट्रॉन। आइसो का मतलब ऐसी स्पीशीज जिनमें सेम क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेम इलेक्ट्रॉन बट सेम क्या है, इलेक्ट्रॉन, बट स्पीशीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट। मतलब डिफरेंट स्पीशीज के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, अगर सेम हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, स्पीशीज डिफरेंट है पर इलेक्ट्रॉन क्या उनके अंदर अगर सेम है, तो ऐसी स्पीशीज को क्या बोलते हैं हम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो यहां क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक को फॉलो करती है या नहीं करती है, ये भी पूछ सकता है। तो एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल आप देखना कहां से शुरू करूं मैं। अब मैं बात करता हूं कहां से, बोल नाइट्रोजन का -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, नियोन, सोडियम, सोडियम के अलावा मैग्नीशियम और फिर है एल्यूमिनियम। अलग अलग एलिमेंट है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब में देखना क्या क्या है। इसमें 7 एटॉमिक नंबर, माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। 8 2 10, 9 1 10। यहाँ नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, यहाँ 11, 11 में से 1 गया तो 10, 12 में से 12 में से 2 गया तो क्या हो गया 10, या 13 में से 3 गया तो 10। मतलब इनमें सभी में 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या प्रेजेंस है, प्रेजेंस है। बट स्पीशीज क्या है, सारी की सारी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है सर, डिफरेंट। ऐसी स्पीशीज को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो डियर स्टूडेंट, आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। जहां भी लगेगी सर डाउट है तो चीजों को क्लियर करिएगा, पढ़िएगा, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और जहां भी चीजें लगेगी थोड़ा दिक्कत है, काम की चीजें तो पढ़े, ऐसा नहीं कि एनटीएससी वाले ही पढ़े भाई, सब लोग पढ़ो 10th के अंदर, क्योंकि चीजें जितनी सीखी जाती हैं कहीं ना कहीं काम आने वाली चीजें, तो आपको पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में। ये अभी कभी कभार जब एक दो क्वेश्चन, कई बार हर बार ऐसा होता है एक दो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होता है, तो वो थोड़ा ऐसा ही होता है कि थोड़ा बाहर की चीजों को जोड़ देता है, तो आपको चीजें थोड़ी पता होनी चाहिए। तो आई होप चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। जिस भी बच्चे को लगा कि डाउट है सर, क्लियर नहीं हुआ, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, ठीक है। चैनल जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। तो आई होप, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप भी थोड़ा सा कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। पढ़ने की तो पढ़ाई रेगुलर रखिएगा, ठीक है, गैप क्रिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है चीज का। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय बाय।